इस दुनिया में दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर किसी को प्रभावित करते हैं, चाहे कोई इसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं। और वो दो टॉपिक हैं हेल्थ एंड मनी। और पैसे की समझ ना होने के कारण लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तो चलिए इस बात को समझने के लिए हम आपको दो लोगों की कहानी बताते हैं। पहली कहानी है रोनाल्ड रीड की, जो एक सफाई कर्मचारी थे जिन्होंने जेसी पेनी कंपनी में एज अ फ्लोर क्लीनर काम किया। लेकिन 2014 में जब इनकी 92 साल की उम्र में मौत हुई तो ये यूएस में न्यूज की हेडलाइंस बन गए थे। जबकि 2014 में 2.8 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी और उसमें से सिर्फ रोनाल्ड रीड ही फेमस हुए थे क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में टोटल $8 मिलियन थे। और अगर आप इसे इंडियन रुपीज में बदलेंगे तो ये होंगे 58.32 करोड़ रुपए। इन्होंने $2 मिलियन अपने स्टेप किड्स के लिए छोड़ा और बाकी के $6 मिलियन एक हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक सफाई कर्मचारी के पास इतने सारे पैसे कहां से आए। तो दोस्तों, उन्होंने ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था और उसे लंबे समय तक कंपाउंड होने दिया और जो फाइनली $8 मिलियन बन गए। अब हम आपसे एक और रियल लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं और ये कहानी है रिचर्ड फुस्कॉन की, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA ग्रेजुएट थे और इन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉलिन लिंच कंपनी में एज अ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव काम किया और वो अपने करियर में इतने सक्सेसफुल हो गए कि इन्होंने सिर्फ 40 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन दोस्तों, अपनी खर्चीली आदत और लग्जरी लाइफस्टाइल के कारण इन्होंने बहुत सारा लोन ले रखा था और जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ तो वो बैंकरप्ट हो गए और उनके सारे पैसे खत्म हो गए। तो दोस्तों, देखा आपने कि पैसों का मैनेजमेंट ना आने के कारण फुस्कॉन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करने के बाद भी बैंकरप्ट हो गए और वहीं पैसों का मैनेजमेंट आने के कारण रोनाल्ड, जो एक सफाई कर्मचारी थे, वो भी करोड़पति बन गए। तो दोस्तों, आज हम आपसे पर्सनल फाइनेंस की सबसे बेस्ट बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी टाइमलेस लेसन ऑन वेल्थ ग्रीड एंड हैप्पीनेस की बुक समरी बताएंगे, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। इस बुक में बताया गया है कि कैसे हम पैसे की साइकोलॉजी को समझकर पैसे के बारे में सही डिसीजन लें और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। तो दोस्तों, इस वैल्यूएबल वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे वो सारी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे जो हमने इस बुक से सीखी है। और दोस्तों, इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत कमी है और इस चैनल के माध्यम से हमारा यही टारगेट है कि हम इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करें। तो नमस्ते दोस्तों, निवेश योद्धा में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आप कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस बुक का पहला लेसन है संपत्ति वो है जो आपको दिखाई नहीं देती। यानी दोस्तों, पैसा खर्च करके लोगों को दिखाना कि आपके पास कितना पैसा है, यह पैसे कम करने का सबसे तेज तरीका है। क्योंकि आपको वो महंगी महंगी कारें, बड़ा सा घर जरूर दिखेगा, लेकिन आपको उसके ऊपर लिया गया लोन नहीं दिखेगा जो कि उस व्यक्ति के स्ट्रेस का कारण है। लेकिन एक्चुअल वेल्थ वो होती है जिससे हम आजादी की लाइफ जी सके, ना कि मजबूरी में पैसों के लिए काम करते रहें और लोन की EMI भरते रहें। लेसन नंबर 2 है जो मैंने इस बुक से सीखा है कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस में लक और रिस्क का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और ऑथर कहते हैं कि लक और रिस्क दोनों भाई भाई हैं और इस बात को समझाने के लिए वो हमें बिल गेट्स का एग्जांपल देते हैं और बताते हैं कि बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे उसका नाम था लेक साइड स्कूल और वहाँ पे मैथ्स और साइंस के टीचर थे डूगल। और उनका मानना था कि किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों में प्रैक्टिकल नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है। तो फिर इन्होंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके टेलीटाइप मॉडल वाले 30 कंप्यूटर लीज पर ले लिए। तो दोस्तों, उस समय इतना एडवांस कंप्यूटर यूएस के कॉलेजों में भी नहीं था जितना एडवांस कंप्यूटर बिल गेट्स के स्कूल में था, जिसकी वजह से बिल गेट्स जब क्लास 8th में थे तभी वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बन गए और फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी $1 ट्रिलियन कंपनी की स्थापना कर पाए। और ये उनका लक ही था कि उन्हें स्कूल में और वो भी 8th क्लास में ही कंप्यूटर मिल पाया। और बिल गेट्स खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर मेरे स्कूल में कंप्यूटर नहीं रहता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं रहता। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन को जज नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली ही ना हो जिससे वो अमीर बन पाए। और इसके अलावा ऑथर कहते हैं कि हमें कभी भी अपने पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि लक का दूसरा भाई है रिस्क और कभी भी कोई भी व्यक्ति राजा से रंक बन सकता है। इसलिए अगर आपको अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो तो आप निराश मत होइए, लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे ग्रैब जरूर करें। तीसरा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा है वो ये है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता, हमें हर चीज का मूल्य देना पड़ता है। मान लीजिए कि आपको कोई कार खरीदना है, इसकी कीमत 10 लाख रुपए है, तो अब आपके पास 3 ऑप्शन है।
पहला, आप 10 लाख रुपए जमा कर दें और कार ले आएं। दूसरा, आप इससे कोई सस्ती कार ढूंढें। तीसरा, आप कार को चोरी कर लें। अब दोस्तों ज्यादातर लोग कार चुराने वाला ऑप्शन नहीं चुनेंगे क्योंकि इन्हें अभी तो कार मिल जाएगी, लेकिन बाद में उससे जो प्रॉब्लम होगी वो बहुत बड़ी होगी, बल्कि वो इस ऑप्शन की बजाय सस्ती कार ढूंढना पसंद करेंगे। और इसी तरह इन्वेस्टिंग से पैसा कमाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, हम अपने पैसे को इंडेक्स फंड या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसका प्राइस पे करना होगा, और इसका प्राइस डॉलर्स या रुपए में नहीं है, बल्कि इसका प्राइस है डाउट, अनसर्टेनिटी, रिस्क और स्टॉक मार्केट को सीखना। लेकिन इसके बदले में आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करेंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने पैसे को सेफ जगह पर रख दें, जैसे गोल्ड या एफडी में। तो इससे आपको सेफ्टी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा और इसी प्राइस को आप पे करेंगे। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग इस दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और ऑथर मॉर्गन हाउसल इसे कार चुराने वाले ऑप्शन जैसा कहते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन में हमें फिक्स्ड रिटर्न तो दिखाई देता है लेकिन कम रिटर्न दिखाई नहीं देता है। और ऐसा ही कार चुराने वाले ऑप्शन में भी होता है, उसमें भी हमें बाद में होने वाला नुकसान दिखाई नहीं देता है। चौथा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा है वो ये है कि कैसे वॉरेन बफेट कंपाउंडिंग की ताकत का यूज करके इतने अमीर बन गए। और इस बात को समझाने के लिए ऑथर हमें धरती का एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं कि धरती पर कई सालों तक बर्फ जमी थी, और रिसर्च करने पर यह पाया गया कि पृथ्वी पर बर्फ ज्यादा ठंड की वजह से नहीं जमी, बल्कि गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ने की वजह से जमी। और ऐसा कई बार हुआ, इसलिए पृथ्वी पर बर्फ की लेयर जमती गई और जिसे मेल्ट करने के लिए और ज्यादा हीट की जरूरत थी, जो कि अवेलेबल नहीं हो पाई। तो इससे ऑथर हमें यही समझाना चाहते हैं कि छोटी से छोटी चीज भी टाइम के साथ और ज्यादा मजबूत होती जाती है, और इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं, जिसमें हमारे इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होता है वो भी हर साल ऐड होता जाता है। यानी कि कंपाउंडिंग में हमें ब्याज पे ब्याज मिलता है। अगर आप इसके मैजिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के बाद मोहम्मद अनवर की स्टोरी जरूर सुने, लिंक ऊपर आई बटन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगी। दोस्तों वॉरेन बफेट को लोग अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर दी थी, और वो पिछले 70 से 80 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आज उनकी नेटवर्थ 117 बिलियन डॉलर है, और उन्होंने 81.5 बिलियन डॉलर 60 साल की उम्र के बाद कमाए। और ऑथर कहते हैं कि हिज स्किल्स इज इन्वेस्टिंग बट हिज सीक्रेट इज टाइम। मतलब उनका टैलेंट तो इन्वेस्टिंग में था, लेकिन उनकी सफलता का राज है समय। और ऑथर हमें यहाँ पे ये भी बताते हैं कि वॉरेन बफेट सबसे अमीर इन्वेस्टर तो हैं, लेकिन सबसे अच्छे इन्वेस्टर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट से लगभग 22% का CAGR रिटर्न निकाला है, जबकि जिम साइमंस ने 66% का CAGR रिटर्न निकाला है। लेकिन फिर भी जिम साइमंस सबसे अमीर इन्वेस्टर नहीं है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिंग की शुरुआत ही 50 साल की उम्र के बाद की थी। इसलिए अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है तो आपको अभी से ही इन्वेस्टिंग की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे आप कम उम्र में ही अमीर बन पाएं। और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से लिंक पर जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं और आज ही इन्वेस्टिंग की शुरुआत करें। लेसन नंबर 5 है डेंजर्स ऑफ नॉट हैविंग इनफ। दोस्तों यहाँ पर ऑथर हमें रजत गुप्ता की कहानी के बारे में बताते हैं कि वो अनाथ आश्रम में पले बड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत करके अच्छी नौकरी पाई, और जब वो 40 साल के थे तब वो मैकेंजी कंपनी में CEO थे, और उस समय उनकी नेटवर्थ 100 मिलियन डॉलर थी। और कुछ समय बाद वो गोल्डमैन सैच कंपनी के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए, और उसी समय वॉरेन बफेट गोल्डमैन सैच में 5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। तो क्योंकि रजत गुप्ता गोल्डमैन सैच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, इसलिए ये न्यूज उन्हें बाकी लोगों से सबसे पहले पता चल गई, और उन्होंने अपने फ्रेंड राज के साथ मिलकर पहले ही गोल्डमैन सैच कंपनी के 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। और जैसे ही वॉरेन बफेट की 5 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की न्यूज बाहर आई, वैसे ही गोल्डमैन सैच कंपनी के शेयर काफी ज्यादा बढ़ गए, और इससे रजत और राज को 17 मिलियन डॉलर का फायदा हुआ। और दोस्तों इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि इलीगल है, और इसी कारण रजत गुप्ता और राज को जेल हो गई। जबकि रजत के पास इतना पैसा था कि अगर वो 100 मिलियन डॉलर को FD में भी इन्वेस्ट कर देते तो भी उनके पास हर साल 46 करोड़ रुपए आते। अब सवाल ये आता है कि आखिर रजत ने ऐसा इलीगल काम क्यों किया, जबकि उनके पास अच्छी खासी इज्जत और बेशुमार दौलत थी। तो दोस्तों ऑथर हमें यहाँ पे ये कहते हैं कि रजत के पास पर्याप्त की समझ नहीं थी, यानी उन्हें ये नहीं पता था कि कितना पैसा उनके लिए पर्याप्त है।
और वो मोर मनी मेंटेलिटी में फंस गए थे। इसलिए उनके पास जितना भी था उन्होंने वो भी गंवा दिया। इसलिए ऑथर हमें कहते हैं कि हमें खुद को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए और ज्यादा पैसे कमाने के लिए कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। छठवां लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, यानी अमीर बनना और अमीर बने रहना। इन दोनों में बहुत फर्क है। ऑथर हमें यहाँ पे दो इन्वेस्टर की स्टोरी शेयर करते हैं। जेसी लिवरमोर अपने समय के एक बेहतरीन स्टॉक ट्रेडर थे और जब लोग स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में जानते भी नहीं थे तब वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर थे और 30 साल की एज तक उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन से भी ज्यादा थी। लेकिन जब 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो मैक्सिमम कंपनी के शेयर की वैल्यू 75% से भी ज्यादा गिर गई थी और इस बात का अंदाजा लिवरमोर ने पहले ही लगा लिया था, जिससे उन्होंने अपने सारे शेयर्स बेच दिए थे और इस कारण गिरते हुए मार्केट में ट्रेडिंग करके एक ही दिन में उन्होंने $3 बिलियन से भी ज्यादा पैसे कमाए और दुनिया में बहुत अमीर व्यक्ति भी बन गए। और वहीं एक और इन्वेस्टर और रियल एस्टेट डेवलपर थे अब्राहम जर्मांस्की, जिन्होंने 1920 के दशक में बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे और उस वक्त इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही थी। इसलिए उन्होंने भी बाकी बिजनेसमैन की तरह अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे। लेकिन जब 1929 में मार्केट क्रैश हुआ तो वो ये सदमा झेल नहीं पाए और जर्मांस्की ने अपनी जान दे दी। अब जेसी लिवरमोर को एक ही दिन में $3 बिलियन कमाने के कारण ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और फिर इन्होंने कुछ पैसा दोस्तों से उधार लेकर और इनके पास जितना भी पैसा था वो सारा पैसा इन्होंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया। और जब 1933 में मार्केट क्रैश हुआ तो इन्होंने भी जर्मांस्की की तरह अपनी जान दे दी। दोस्तों ये दोनों धनवान बनने में तो बहुत अच्छे थे लेकिन धनवान बने रहने में उतने ही खराब थे और ऑथर कहते हैं कि अगर उन्हें पैसों को एक शब्द में बताना हो तो वो इसे सर्वाइवल कहेंगे। दोस्तों सर्वाइवल मेंटेलिटी हमें अमीर बनाए रखने में दो तरीके से काम में आती है। पहली कि कई बार लोग सक्सेस अचीव करने के बाद ये भूल जाते हैं कि उनसे ये सब छिन भी सकता है, इसलिए आपको इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में सर्वाइव करने के लिए चौकन्ना रहना होगा। और दूसरा रीजन है इसमें हमें समय मिल जाता है कि हम कंपाउंडिंग की पावर को समझ सकें और इसका एग्जांपल है वॉरेन बफेट। अगर वो इतने लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं करते तो शायद ही आज वो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर बनते और बने रह पाते। यहाँ ऑथर हमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की सलाह देते हैं और इसको करने के 3 तरीके हैं। पहला, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा रिटर्न के पीछे नहीं भागना है बल्कि फाइनेंशियली अनब्रेकेबल बनना है। मतलब स्टॉक मार्केट में हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, यानी अगर मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो आपको अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो खाली नहीं करना चाहिए और जो भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है उस पर भरोसा रखना चाहिए और लंबे समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग का फायदा उठाना चाहिए। दूसरा है स्पेस फॉर एरर, यानी आप जो भी प्लान बनाएंगे वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो आपको उसकी भी प्लानिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा कि स्टॉक मार्केट में आप हर साल 12% का रिटर्न जनरेट करेंगे लेकिन अगर बाई चांस 9% का रिटर्न ही जनरेट हुआ तो भी आपको दुखी नहीं रहना चाहिए बल्कि गिरते हुए मार्केट में और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा, आपको ऑप्टिमिस्टिक होने के साथ साथ थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए। जैसे आपको इस बात को लेकर ऑप्टिमिस्टिक तो होना चाहिए कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उसका आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिलता तो आपको निराश भी नहीं होना है। सातवां और आखिरी लेसन है जो मैंने इस बुक से सीखा है कि पैसे को सेव और इन्वेस्ट करना और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना। दोस्तों जब आप पैसे को सेव और इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा आपके लिए 24 घंटे काम करता है और आपको और ज्यादा पैसे कमा के देता है, जिससे आपको मजबूरी में पैसों के लिए 60 साल तक काम नहीं करना पड़ता और आप 40 की उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। फिर आप जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा है। तो ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आपकी सैलरी कम है तो भी आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी सेविंग्स नहीं करते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे और आपको पैसों के लिए काम करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद पर निवेश करें और लगातार सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।